हेलो बच्चों। जो भी बच्चे हमारे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज मैं दो रोटेशनल मोशन के पाथफाइंडर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से बच्चों। एक रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, मतलब कॉन्सेप्ट इनके फिक्स नहीं है, पूरा मिक्स कॉन्सेप्ट है। बहुत ही ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट है दोनों के दोनों क्वेश्चंस का। बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के सामने है। A light ring of the radius r bearing two identical bead A and B, each of mass m, is hinged at its top point O in such a way that it can rotate freely in its plane about a horizontal axis through the hinge O. So ये बच्चों एक मासलेस रिंग है और इसको आपने यहाँ पे हिंज कर रखा है। यहाँ पे दो बीड है बच्चों, ये A हो गई और ये वाली B हो गई, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने अटैच कर रखी है। इनके पास मास है दोनों के पास, लेकिन रिंग के पास कोई मास नहीं है और ये हो गया बच्चों यहाँ पे हिंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज द हिंज। नाउ ये रिंग बच्चों ऐसे करके घूम सकती है इस वाले प्लेन में ना, इधर उधर जा सकती है, सिर्फ प्लेन में ही रहेगी, मतलब ना इधर की तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ नहीं आ सकती, ठीक है। द बीड ए इज अफिक्स्ड ऑन द रिंग एंड द बीड बी इज हेल्ड सो दैट दे ऑक्युपाई पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द रिंग एंड द सिस्टम स्टेज मोशनलेस। इस वाली को आपने इसके साथ फिक्स कर रखा है, मतलब ना चिपका रखा है, लेकिन ये वाली बच्चों चिपका नहीं रखी है और दोनों अभी डायमेट्रिकली अपोजिट थे, इस तरीके से थे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे। The ring is well lubricated so that the bead B can slide with negligible friction on the ring. ये वाली बच्चों negligible friction से रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकती है। Determine acceleration of the beads immediately after the B is released and final angle of rotation of the ring when all motion ceases after long time due to the little viscous friction between the bead B and the ring. Acceleration due to gravity G के बराबर कंसीडर करना है। तो बच्चों ये वाली तो यहाँ पे फिक्स है, ये वाली फ्री टू मूव है बच्चों, ये इसके अलोंग स्लाइड कर सकती है। यहाँ पे हिंज दे रखा है और सिस्टम को आपने रिलीज कर दिया। रिलीज करने के जस्ट बाद आप लोगों को बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बीड, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, फिर इस वाले का सॉल्यूशन देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये वाली तो यहाँ पे फिक्स है, तो ये जो इसका एक तरीके से जो भी mg होगा ना वो एक तरीके से रिंग के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। ये वाली तो एक तरीके से यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैं इसको रिंग का पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस पे mg ऐसे लग रहा होगा, इस बीड पे बच्चों mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। ओके ऐसा हो गया। देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ये जो बीड है ना बच्चों रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, ध्यान रखना इस चीज को ना। तो ये यहाँ पे स्लाइड कर सकती है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो टेंजेंट होगी ना रिंग की वो वर्टिकल होगी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में दे कैन हैव रिलेटिव मोशन बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। बट ये इससे जुड़ी हुई है, ये नीचे जाएगी मतलब रिंग को घुमाएगी, है ना। तो बच्चों होगा क्या कि रिंग ऐसे घूमेगी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा बिकॉज हिंज के अबाउट, जब भी हिंज होता है बच्चों तो हम ज्यादातर हिंज के अबाउट टॉर्क वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो हिंज के अबाउट बच्चों इस mg का टॉर्क आ रहा होगा, है ना। इसकी वजह से ये रिंग ऐसे रोटेट करना चाहिए, अल्फा से ऐसे रोटेट करना चाहिए, और अगर ये ऐसे रोटेट करना चाहिए अल्फा से तो इसका एक्सेलरेशन और इन दोनों का जो एक्सेलरेशन, अब देखो होगा क्या कि जो रिंग का जो ये वाला पॉइंट होगा ना इसके नीचे वाला, दैट पॉइंट विल हैव एन एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। किसका? रिंग के नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना रिंग का, मतलब ना इस बीड के नीचे जो रिंग का पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, ये √2r के बराबर होगा। तो ये बच्चों अल्फा √2r के बराबर एक्सेलरेशन आ जाएगा रिंग के नीचे वाले पॉइंट का। अब रिंग के नीचे वाले पॉइंट के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं एक्सेलरेशन के, तो एक तो इधर आएगा रिंग के नीचे वाले पॉइंट का, एक कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ आएगा। ये रिंग बीड के नीचे वाला रिंग का पॉइंट है, ठीक है। बीड के नीचे वाला रिंग का पॉइंट है, उसके एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं, ये बीड के एक्सेलरेशन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो इसका जो इधर एक्सेलरेशन आएगा वो अल्फा इंटू आर के बराबर आएगा बिकॉज दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, ठीक है। ये बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट था ना, तो ये एंगल वगैरह सारे एंगल वगैरह तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये 45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये जो अल्फा इंटू आर होगा वो नॉर्मल होगा, इसके इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है बच्चों इस वाले पॉइंट का अबाउट हर एक पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो अल्फा इंटू √2r आएगा, तो अल्फा इंटू आर इधर आ जाएगा और इसका अल्फा इंटू आर इधर आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिंग जस्ट बिलो दिस बीड, ओके। जो बी वाली बीड है ना बच्चों उसके नीचे, ये ए वाली है और ये वाली होगी बी वाली। अब देखो बच्चों एक चीज समझना है यहाँ पे ना, इस वाली बीड पे ये जो ये बीड है ना बच्चों, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो नॉर्मल होगी ना, नॉर्मल के अलोंग इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये बीड जो है मोती है, मतलब ना एक तरीके से मोती जो है रिंग में पिरो रखा है आपने, तो नॉर्मल के अलोंग तो बच्चों दोनों का सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। हाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग हो सकता है, नॉर्मल के अलोंग नहीं आएगा। तो जो इसका इधर जो एक्सेलरेशन आएगा ना, एक तो इधर एक्सेलरेशन आएगा इसका ना a1 बोल देते हैं। तो इस डायरेक्शन में इस बीड के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ mg लग रहा है।
आप बोलोगे सर ये अल्फा इंटू आर का, ये अल्फा इंटू आर इस बीड का एक्सेलरेशन ही है, बीड के नीचे जो रिंग का पॉइंट है ना उसका एक्सेलरेशन है। तो बच्चों सिर्फ mg फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में बीड का एक एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब नॉर्मल के अलोंग बच्चों जो भी बीड के नीचे जो रिंग है उसका जो पॉइंट है, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो सकती अलोंग द नॉर्मल, तो दोनों का एक्सेलरेशन इधर सेम होना चाहिए, मतलब इस बीड के पास भी अल्फा इंटू आर एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, और वो कहां से आया होगा, इस बीड के ऊपर नॉर्मल लगा होगा। तो बच्चों नॉर्मल तो रिंग के ऊपर भी लगेगा इन दिस डायरेक्शन, तो नॉर्मल रिंग के ऊपर लगेगा ऐसे। तो रिंग के ऊपर जो इन दोनों का रिंग और बीड का जो इंटरेक्शन होगा ना वो इस नॉर्मल से होगा, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि रिंग का ये वाला पॉइंट इधर जाना चाह रहा है और ये इधर तो स्लाइड कर सकता है, ठीक है, इधर तो रिलेटिव मोशन आ सकता है दोनों का। देखो रिंग का पॉइंट ऊपर की तरफ जाता दिखेगा लेकिन बीड नीचे जाती दिखेगी जी एक्सेलरेशन से, है ना। लेकिन इन द अलोंग द कॉमन नॉर्मल बच्चों दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम करने के लिए बीड के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट का रिंग के पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो बीड का एक्सेलरेशन इधर लाने के लिए नॉर्मल लग रहा होगा और उसका रिएक्शन पेयर ऑन दी रिंग इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स समझ में आ गए। अच्छा यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ए जो है ना रिंग से चिपका रखा है, तो यहां पे बच्चों आपको इन दोनों को अलग अलग कंसीडर, यहां पर रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा, तो मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि mg फोर्स जो है आपने रिंग के ऊपर ही लगा रखा है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो वो mg जो है ना वो रिंग के ऊपर ही लगा रखा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे mg फोर्स रिंग के ऊपर नहीं लग रहा है, वो बीड के ऊपर लग रहा है, और बीड का यहाँ पे mg की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी आ रहा है, स्लिप कर रही है ना। लेकिन जो इधर वाला एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी वजह से नॉर्मल पिक्चर में आ गया। तो अब एक काम करते हैं, b इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हम b को अलग देख रहे हैं और रिंग और a वाले को अलग देख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बी को अगर मैं भूल जाऊं तो इस रिंग पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा होगा। इन दोनों का जो टॉर्क आएगा बच्चों, तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू आर के बराबर, mg वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर होगी। नॉर्मल का जो टॉर्क आएगा वो माइनस का n इंटू आर के बराबर आएगा, और ये बच्चों आई अल्फा के बराबर होना चाहिए। आई किसका लिखना है, इसके अबाउट, हिंज के अबाउट। रिंग का तो कोई मास है नहीं, इस वाली बीड का ही सिर्फ यहाँ पे आई आएगा, तो m और डिस्टेंस उसकी √2r के बराबर है, तो m इंटू आर का स्क्वायर हो गया ना पॉइंट मास का, इस वाले मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इंटू अल्फा कर देंगे। अब बोलोगे सर ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय सिस्टम, समझो भाई इस चीज को ना, ये वाला जो पार्टिकल है वो मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये समझने वाली बात है। तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल जो है ना बच्चों, इसको ये अल्फा आर एक्सेलरेशन दे रहा है, तो नॉर्मल जो होगा ना वो m अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। यहाँ पे ले जाके बच्चों पुट कर दो, तो m g इंटू आर जो आ जाएगा ना बच्चों, ये m अल्फा इंटू आर स्क्वायर आ रहा होगा, यहाँ पे 2m अल्फा इंटू आर स्क्वायर आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 3m अल्फा इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू आर की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो आ जाएगी हमारे पास g डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो g बाई 3 के बराबर आ गया बच्चों अल्फा इंटू आर, ठीक है। अब मुझे जैसे इसका एक्सेलरेशन लिख रहा है, तो ये तो बच्चों इस रिंग का ही पार्ट हो गया एक तरीके से, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो अल्फा इंटू √2r के बराबर आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगा ना वो √2 अल्फा आर के बराबर आएगा, मतलब √2g डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा ना बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ बी का एक्सेलरेशन बच्चों, एक तो g नीचे की तरफ और इधर की तरफ ये अल्फा इंटू आर आ रहा होगा, अल्फा इंटू आर मतलब g बाई 3, तो रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों g स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, इट कम्स आउट टू बी रूट के अंदर 10g डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ये बच्चों बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा। लो जी, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही अमेजिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ना ये समझना कि हम क्या mg को रिंग पे लगा सकते हैं, नहीं भैया, रिंग और बीड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो डिसाइड होगा कि क्या फोर्सेस लगाए जाने की जरूरत है, कंस्ट्रेंट वगैरह क्या है मोशन के, ठीक है। आई होप ये वाला पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा, लेकिन अभी इसमें दूसरा पार्ट भी है बच्चों। अब इन्होंने कहा कि ये गिरने दिया आपने ना, और गिरने देने के बाद बच्चों ये फाइनली सिस्टम धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है, कुछ विस्कस फोर्स वगैरह यहाँ पे कंसीडर करना है, उसकी वजह से इसने एनर्जी को लूज किया, और एनर्जी लूज करने के बाद बच्चों फाइनली ये मतलब स्टेबल हो गया। देखो ये मूव करने के लिए फ्री है, तो ये कहां पे जाके रुकेगा, कहां पे जाके रुकना पसंद करेगा, जहां पे इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ना लग सके, मतलब देखो इस पर पूरा टाइम mg लग रहा होगा, है ना, तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे रुकना पसंद करेगा, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट जो होगा ना वहां पे टेंजेंट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, mg जो लग रहा होगा वो नॉर्मल के अलोंग लग रहा होगा, नॉर्मल mg को बैलेंस कर लेगा, ठीक है, और ये फिर स्लाइड नहीं कर रहा होगा, है ना। आप बोलोगे सर विस्कस फोर्स है, क्या हमें फ्रिक्शन की कंडीशन लिखने की जरूरत है, भाई वो विस्कस फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब ना हमने इवन यहाँ पे भी कंसीडर नहीं किया है, दैट इज वेरी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब वो इसको जीरो करेगा, मतलब ना मोशन की वजह से ना, विस्कोसिटी की वजह से जब मोशन हो रही है तो लग रहा होगा वो, है ना। तो जब ये फाइनली इक्विलिब्रियम में आएगा ना, तो बच्चे लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा। तो आप बोलोगे सर क्या रिंग इसी शेप में रहेगी, नहीं भैया, रिंग इसी शेप में नहीं रह सकती, समझ रहे हो,
रिंग जो है इसी शेप में नहीं रह सकती। तो देखो बच्चों, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। जब ये हो गया आपका हिंज, लोवेस्ट पॉइंट मतलब ना इसका लोवेस्ट पॉइंट, तो ये पूरी रिंग ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। पहले यहां पे हिंज हो रखा था, लेकिन अब ये वाला पार्ट थोड़ा इधर की तरफ आ जाएगा और ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और ये वाला पॉइंट होगा बच्चों लोवेस्ट पॉइंट। ये लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये रिंग का डायमीटर हो गया है ना, और यही इसकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो यहां पे होगा बच्चों ना, ये एम जो है ना, यहाँ पे ऐसे mg लग रहा होगा। अभी इधर की तरफ मूव नहीं कर सकता, कोई फोर्स ही नहीं है, एक mg बच्चों यहाँ पे लग रहा होगा ना, ये ऐसे करके। क्या आप लोगों को पता है, ये यहाँ पे हमारा हिंज हो गया है ना, हिंज यहाँ पे हो गया। आपको पता है बच्चों, अगर एक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, हैंग कर रखा है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में अगर हैंग कर रखा है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना बच्चों, वो हिंज के वर्टिकली नीचे होता है। तो बस आपको इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना था कि जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बच्चों, वो इस वाली लाइन पे लाई करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने हमें सेकंड वाले पार्ट में पूछा क्या है, इन्होंने हमें सेकंड वाले पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड इमीडिएटली। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। इन्होंने बोला है B is released and the final angle of the rotation of the ring when all motion ceases after a long time due to the little viscous friction between the bead B and the ring. So angle rotated पूछा है, ठीक है। So angle rotated जो होगा बच्चों, देखो इसका सेंटर यहां आ गया होगा। पहले देखो सेंटर हिंज के नीचे था, जो रिंग का सेंटर था ना वो हिंज के नीचे था। अब जो सेंटर आ गया ना बच्चों, सॉरी, सेंटर जो बच्चों यहाँ पे आ गया होगा है ना, ये घूम गया, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये है टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ डायमीटर होगा, तो सेंटर यहाँ पे आ गया होगा। तो जो सेंटर जो रोटेट किया है ना बच्चों, वो ये हो गया ना एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड बाय द सेंटर जो आ जाएगा बच्चों, वो ये हो जाएगा ना, ये एंगल है जो सेंटर ने रोटेट कर लिया, दिस एंगल, समझ गए। ये वाला एंगल बच्चों हम लोगों को पता करना है, थीटा पता करना है। ये इसके अबाउट थीटा रोटेट कर गया, जब यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम आया ना, सोचो इसके बारे में, मतलब ना आपको सोचना है कि व्हाई दिस विल बी एट द लोवेस्ट पॉइंट। और ये लोवेस्ट पॉइंट, ये क्या आप डायग्राम को इमेजिन कर पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, डायग्राम इमेजिन कर पाना, ठीक है। बस अब बच्चों मुझे क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास को इस वाली लाइन पे ला देना है, दैट्स ऑल। सेंटर ऑफ मास इस वाली लाइन पे रहना चाहिए। सो बच्चों मैं इधर एक्स एक्सिस मान लूंगा, इधर मैं वाई एक्सिस मान लूंगा, ठीक है। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 कर देना है, दैट्स ऑल। ये आंसर हो जाएगा मेरा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का कहीं यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, तो काम खत्म है ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास का जो पूरा 2mg वो यहाँ से लगा देंगे, और फिर इसका टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। हमें mg को अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका है ना। नाउ नोबडी हैविंग एनी एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स मतलब नेट टॉर्क नेट फोर्स 0 करना है हमें, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली बिलो होना चाहिए हिंज के। अब इसको कैसे पता करेंगे? मैं एक लाइन बच्चे यहाँ से ड्रॉ कर लूंगा, है ना, ताकि एक लाइन बच्चे मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूंगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये दोनों मास सेम है, इसका मास भी m के बराबर है और इसका मास भी m के बराबर है। तो इनका जो x कोऑर्डिनेट आएगा ना, इस वाला ये वाला मास x एक्सिस पे पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट पे जितना दूर रखा होगा ना, उतना ही ये रखा होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना, ये वाली और ये वाली जो डिस्टेंस होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ये वाली दोनों डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आएगा, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द x कोऑर्डिनेट। तो मैंने x एक्सिस, इसको y एक्सिस माना है, तो जितना ये इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए। m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0 आना है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे? देखो ये एंगल थीटा के बराबर है, तो 180 माइनस थीटा, तो ये होगा बच्चों थीटा बाई 2 के बराबर, ये समझ लो। ये जो रेडियस आएगी ना बच्चों, ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 के बराबर होगा, है ना। तो ये r के बराबर है, तो ये r cos 2 बाई 2 ये आ जाएगा ना बच्चों, ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस। और ये अगर थीटा बाई 2 है तो बच्चों ये वाला भी थीटा बाई 2 के बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2r cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा, है ना। मतलब r sin थीटा के बराबर आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस। अब इधर आ जाओ बच्चों, ये √2r के बराबर था, ये तो पूरा टाइम ही √2r रहेगा ना भाई, ये तो फिक्स्ड है ना, तो ये तो √2r के बराबर ही रहेगा ना। हिंज और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस पूरा टाइम √2r के बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये √2r के बराबर रहेगा। अच्छा, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री के बराबर है। कौन सा? हिंज से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और हिंज से इस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो हिंज से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी थी? ये पूरी लाइन, ये वाला एंगल था, मतलब ना ये पूरा एंगल, ये 45 डिग्री के बराबर था, है ना। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये 45 माइनस का थीटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा के बराबर है, ये वाला एंगल ना थीटा के बराबर, तो ये 45 माइनस का थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये √2r sin 45 माइनस का थीटा के बराबर आ जाएगी। और मैंने कहा कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो r sin थीटा जो है बच्चों √2r sin 45 माइनस का थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। r से r उड़ा देंगे,
यहाँ पे बच्चों जो साइन थीटा है ना वो हमारे पास, अब मैं फॉर्मूला लगा दूं, साइन 45 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बचेगा, साइन 45 का रूट 2 कट जाएगा, माइनस का यहाँ पे साइन थीटा बचेगा एक ना, तो ये 2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो टेन थीटा बच्चों हमारे पास 1/2 के बराबर आ रहा होगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये था बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं पसंद बहुत आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट थे, है ना। फिर इसके बाद बच्चों हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अमेजिंग सा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं आजकल वीडियोस में ना। A uniform cylinder of radius r rolling with a velocity u on a horizontal floor collide elastically with another identical cylinder kept at rest parallel to the former one. Okay, coefficient of the friction between the cylinder and the floor is mu. No friction act between the cylinder during the collision and acceleration of the free fall is g. Find the separation between the cylinder when relative acceleration between their center vanishes. ठीक है, जब दोनों के बीच का जो relative acceleration है खत्म हो जाएगा। relative acceleration कब खत्म होगा? जब दोनों के सेंटर का acceleration ही नहीं होगा, है ना। तुम्हें पता है फ्रिक्शन अल्टीमेटली रोलिंग मोशन स्टार्ट करवा देता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, एक्सेलरेशन आ रहे होंगे इस वाले केस में ना। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों के, ये वाला जो सिलेंडर था ना, ये मान लो u स्पीड से और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जहां पे u इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होगा, इस कंडीशन के साथ बच्चों ये रोल करता हुआ आ रहा था, ये वाला रेस्ट पर रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर दे रखा है नीचे वाले सरफेस पे। तो जब बच्चों इन दोनों की टक्कर होगी ना, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इस पे एक इंपल्सिव नॉर्मल लगेगा, इस पे भी एक इंपल्सिव नॉर्मल लगेगा, है ना। ऐसा होगा ही नहीं होगा, है ना। इन्होंने क्या बोला है, कोलाइड इलास्टिकली, दे आर कोलाइडिंग इलास्टिकली। ठीक है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, मतलब ना यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। इन्होंने बोला है कि देयर नो फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सिलेंडर। तो इन दोनों के बीच में जब ये कांटेक्ट में होंगे ना, तो इनकी स्लिपिंग हो रही होगी, क्योंकि देखो इसका ये वाला पॉइंट ओमेगा इंटू आर से नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना, और वी से आगे की तरफ आ रहा होगा, जबकि ये पॉइंट मूव भी नहीं कर रहा है। तो जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे ना, तो स्लिपिंग तो हो रही होगी, लेकिन फ्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन अलाउड नहीं है इस वाली जगह पे, तो फ्रिक्शन की वजह से इस पर कोई टॉर्क वर्क नहीं आएगा, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा और इसका रोटेशन अफेक्ट नहीं होगा, है ना। आप बोलोगे सर नीचे तो फ्रिक्शन है, तो नीचे फ्रिक्शन है, तो नीचे वाला जो नॉर्मल है ना, वो मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन दैट विल नॉट बी इंपल्सिव। इंपल्सिव नॉर्मल कब होता है? यहाँ पर नॉर्मल जो है mg के बराबर होगा, n इजिकल टू mg, यहाँ पे भी n इजिकल टू mg होगा। हाँ, अगर यहाँ पे इंपल्सिव फ्रिक्शन लगता तो ये नॉर्मल अपनी वैल्यू चेंज कर लेता। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना टक्कर के दौरान। टक्कर के दौरान फोर्स कितना लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एकदम से चलना चालू कर देगा। हाँ, जैसे चलना चालू करेगा देयर विल बी फ्रिक्शन, बट दैट विल नॉट बी इंपल्सिव, है ना। वो म्यू mg के बराबर फ्रिक्शन आ रहा होगा। तो इसके पास बच्चों होगा क्या कि जब इनकी जब टक्कर होगी ना, तो ये टक्कर पता है कैसी होगी? इसका जो ये क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, दोनों आइडेंटिकल है बच्चों, तो इसका हेड ऑन कोलिजन भी है, तो इसकी वेलोसिटी सारी की सारी इसके पास आ जाएगी, मतलब ना, और ये बस सिर्फ घूमता रह जाएगा, क्योंकि घूमने वाली मोशन को किसी ने अफेक्ट नहीं किया। तो टक्कर के जस्ट बाद बच्चों पता ये ओमेगा से घूम रहा होगा, ये वाला यू स्पीड से जाने लग जाएगा, ये हो जाएगा, दिस विल हैपन। लेकिन अब फ्रिक्शन बच्चों पिक्चर में आ जाएगा। अब फ्रिक्शन बच्चों इस पे लगने लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है म्यू mg के बराबर, और इस पे लगने लगेगा बच्चों इधर की तरफ म्यू mg के बराबर, रिलेटिव मोशन हो रहा है ना। अब फ्रिक्शन इधर लगेगा तो इसका सेंटर का एक एक्सेलरेशन आएगा, इसका अल्फा भी आएगा, है ना, और इसका अल्फा आएगा और इसका एक एक्सेलरेशन भी आएगा। लेट्स से इसको A2 बोल देते हैं, इसको अल्फा 2 बोल देते हैं, इसको A1 बोल देते हैं, इसको अल्फा 1 बोल देते हैं। ये केस बनेगा बच्चों जस्ट आफ्टर कोलिजन, जब जैसे ही कोलिजन के बाद निकलेंगे ना, ऐसा केस बनेगा। फाइनली इनकी रोलिंग मोशन हो जाने वाली है, तो इसका जो ये A1 एक्सेलरेशन है ना, इसके सेंटर को वेलोसिटी देगा और ओमेगा को घटाएगा। पहले तो बच्चे एक काम करते हैं कि जो A1 आएगा ना, वो म्यू mg डिवाइडेड बाई m म्यू जी के बराबर आ जाएगा, और सेम बच्चों A2 की वैल्यू भी इतनी आएगी, है ना, मैग्नीट्यूड में। तो देखो इसमें भी तो एक ही फोर्स लग रहा है, बाद बाकी नॉर्मल और mg वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे होंगे ना, तो दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों दोनों के सेम आ गए, इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन दोनों का सेम आ गया। इन्होंने हमें पूछा है बच्चों, यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सिलेंडर व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन देम सीजेस। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कब तक नहीं, देखो जब तक दोनों का प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा, दोनों के सेंटर का एक्सेलरेशन आता रहेगा। एक बार प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया ना, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन दोनों के सेंटर पे होगा नहीं, वहीं तक हमें बात करनी है, ठीक है। तब तक इनके बीच में, क्योंकि अभी ये जाने लगा और ये स्लोली अब चलना चालू करेगा, इसके पीछे पीछे इनके बीच में जो सेपरेशन आ जाएगा, दैट सेपरेशन वी हैव टू फाइंड, मतलब सेपरेशन बिटवीन द सिलेंडर, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। ओके, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस नहीं पूछा, नहीं, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस तो बच्चों फिर वो 2r भी ऐड करना पड़ जाता, ठीक है। अच्छा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अब लिखेंगे बच्चों, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास किसका आएगा बच्चों? म्यू mg इनटू r का, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, नॉर्मल और mg तो सेंटर ऑफ मास ही पास हो रहे होंगे, ये आ जाएगा बच्चों mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू अल्फा के बराबर। दोनों के केस में सेम ही बनेगा बच्चों, दोनों का
डायरेक्शन अलग अलग होंगी तो दोनों के जो अल्फा 1 और अल्फा 2 के मैग्नीट्यूड आएंगे ना बच्चों, वो 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर आ जाएंगे। लो भाई, अल्फा 1 और अल्फा 2 के मैग्नीट्यूड भी आ गए हमारे पास ना, 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। अब बच्चों देखो, इसकी जो सेंटर की जो वेलोसिटी आएगी ना v1, वो a1 इंटू टी आएगी, और जो ओमेगा 1 आएगा ना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी वो ओमेगा माइनस का अल्फा 1 इंटू टी के बराबर होगी। जिस टाइम पे v1 ओमेगा 1 इंटू आर के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे इनकी रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगी इस वाले की। चलो v1 कितना है, a1 इंटू टी के बराबर, और ये कितना है बच्चों, ओमेगा माइनस का अल्फा 1 इंटू टी के बराबर। सॉरी, यहाँ पे ओमेगा इंटू आर, अल्फा 1 इंटू आर इंटू टी के बराबर। ठीक है, तो अल्फा 1 इंटू आर जो 2 म्यू एम जी के बराबर है, ये म्यू एम जी के बराबर है, ये इधर आ जाएगा तो 3 म्यू, सॉरी एम नहीं, 3 म्यू जी इंटू टी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर किसके बराबर था बच्चों, यू के बराबर। तो टी की जो वैल्यू आएगी ना जब इसकी प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगी, वो यू डिवाइडेड बाई 3g के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब इस वाले के केस में क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी ऑलरेडी वेलोसिटी है, ये घटेगी और ओमेगा इसका आता जाएगा इधर की तरफ ना। तो इस सेकंड वाले केस में लिखूंगा मैं u माइनस का म्यू इंटू जी इंटू टी, यही होगा ना सेंटर का रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस का एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये बराबर होना चाहिए ओमेगा इंटू आर के। ओमेगा होगा बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू आर, सॉरी अल्फा इंटू टी और दैट इंटू आर। ठीक है, ये ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा कैसे लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा इंटू टी, है ना, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रोटेशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये केस बन रहा है। तो बच्चों जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये भी बच्चों देखो 3 म्यू जी इंटू टी के बराबर बन जाएगा। मतलब टी की वैल्यू इसके लिए भी u डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी के बराबर आएगी। मतलब दोनों का एक ही टाइम पे रोलिंग मोशन स्टार्ट हो रहा है दोनों का। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों का रोलिंग मोशन एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम बस क्या करेंगे कि अब हमें पता लग गया कि दोनों का रिलेटिव मोशन, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ ही खत्म हो रहा है ना। मैंने ये चीज चेक क्यों की, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता था, अगर बॉडीज अलग अलग नेचर की होती ना, मास वगैरह रेडियस वगैरह थोड़ी अलग अलग होती ना बच्चों, तो इन दैट केस क्या होता कि शायद इनके टाइम अलग अलग आ जाते, फिर हमें जब तक दोनों का ही एक्सेलरेशन खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक हमें बात करनी होती है ना। लेकिन यहाँ पे तो अच्छी बात होगी कि दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ ही खत्म हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एक को रोक देते हैं, दूसरे का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसका पीछे की तरफ है, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा ना सेंटर का, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, a1 प्लस का a2, मतलब a1 प्लस का a2 मतलब 2 म्यू जी के बराबर हो जाएगा, है ना। और हमारे पास टाइम पता ही है हमें, तो और इनिशियल स्पीड देखो, ये तो रुका हुआ था, ये चल रहा था। u रिलेटिव कितना है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, u के बराबर। तो बस s रिलेटिव का फंडा लगा देना था, तो s रिलेटिव विल बी इक्वल टू u इंटू टी, दैट इज u डिवाइडेड बाई 3g माइनस का हाफ a रिलेटिव है 2 म्यू जी के बराबर इंटू टी का स्क्वायर विच इज u डिवाइडेड बाई 3g का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट ना, 3 म्यू जी का स्क्वायर, तो यहाँ पे म्यू भी है। ठीक है, ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 म्यू इंटू जी माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 म्यू इंटू जी। तो बच्चों यहां से हमारे पास जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस होगा रिलेटिव टू दिस, या दोनों के बीच का जो सेपरेशन, ये बीच वाला जो सेपरेशन होगा, पहले कांटेक्ट में थे, अब जो सेपरेशन आएगा ना वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो 3 एक मिनट ना, जब एलसीएम लोगे ना, तो 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 म्यू इंटू जी के बराबर आ जाएगा। लो जी, ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, ये है बच्चों इसका आंसर ना। तो ये भी पाथफाइंडर का एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन था। इसमें मतलब पूरी काइनेमेटिक्स लग जाती है, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सब कुछ मतलब इसमें लगा दिया, ये पूरी मैकेनिक्स कवर कर लेता है ये सिंगल क्वेश्चन जो है ना। आप लोगों को ये समझ में आया कि सेंटर की वेलोसिटी कैसे लिख रहा हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a1 है, तो a1 इंटू टी करके लिख दी। ओमेगा कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्फा जो ओमेगा को हटा रहा होगा, तो ओमेगा माइनस का अल्फा 1 इंटू टी, v1 इक्वल टू ओमेगा इंटू आर जब हो जाएगा, तो वो टाइम कैलकुलेट करना जब इसके रोलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे ओमेगा नहीं है, ओमेगा आएगा अल्फा की वजह से, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी के बराबर होगा, और ऑलरेडी वेलोसिटी है तो वो घट रही होगी, तो v माइनस का a इंटू टी, है ना। फिर मैंने टाइम पता करके फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फंडा लगा दिया। ऐसे और भी अमेजिंग क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, और उनको मैं लेके आऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, और कल से बच्चों, कल मेरा जेई एडवांस का एक फ्री टेस्ट है, हमारी प्रेपजीत ऐप पे डाउनलोड कर लो और फ्री टेस्ट को जरूर देना। कल सुबह 6 बजे से वो अनलॉक हो जाएगा। 10th ऑफ अप्रैल को जेई एडवांस का जो एक चैंप क्रैश कोर्स है उसमें वो अनलॉक हो जाएगा। उस टेस्ट को देके
उसके लाइव डिस्कशन 11 अप्रैल को 3 PM पे होने वाला है, उसको जरूर आके अटेम्प्ट करना, मतलब अटेंड करना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।